दोस्तों, आज हमारा शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसके अंदर तमाम प्रकार की कुंठाएं, विवशताएं, नकारात्मकता दिखाई देती है। उससे पढ़ने पढ़ाने की बात करो तो भड़क जाता है। कारण उसे शिक्षणेतर कामों में इतनी तल्लीनता के साथ उलझा दिया गया है कि वो अपने कार्य के प्रति उदासीन हो रहा है। उसे अपनी ड्यूटी, जो शिक्षण कार्य था, उससे लगाव बहुत है। जब उसे वो कार्य नहीं करने दिया जाता है तो वो कुंठित हो जाता है। अपने कार्य में ही उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती और विवश होकर उसे बदनाम होना पड़ता है। कौन शिक्षक है जो खुद को बदनाम करना चाहता है? कौन शिक्षक है जो खुद के ऊपर निष्क्रियता का आरोप लगवाना चाहता है? ऐसा कोई शिक्षक नहीं है। जब भर्ती होता है हमारा शिक्षक तो उसके अंदर बहुत जुनून होता है पढ़ाने का, बहुत अभिप्रेरित होता है, बहुत उसके अंदर शिक्षा में बदलाव करने की उत्कंठा होती है। लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, विद्यालय जाता है पहले दिन, तो उत्साह से भरा हुआ चेहरे पर प्रसन्नता, समाज को कुछ देने की जिजीविषा लेकर जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद यही सारी चीजें उसकी विपरीत दिखाई देती हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेगा? इन शिक्षकों की इस मानसिक कुंठा की कौन जिम्मेदारी लेगा? भारत के गरीबों की शिक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? शिक्षकों की बदनामी की, जबकि शिक्षक इसका हकदार नहीं है, लेकिन बदनाम किया जाता है। सोचिए, हमारा शिक्षक कितना योग्य है, कितनी परीक्षाएं पास करके आता है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जब ये परीक्षाएं नहीं पास कर पाते तब वो प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं। हमारा शिक्षक जब ये परीक्षाएं पास कर लेता है तब यहां भर्ती होता है। साल प्रतिसाल उसे सीखने के सिद्धांत, बाल मनोविज्ञान के तमाम प्रशिक्षण दिए जाते हैं, अभिनव कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन निष्पादन बहुत ही चिंतनीय है। अधिगम स्तर बहुत ही चिंतनीय है। जिम्मेदार कौन? अकेला शिक्षक? अकेला शिक्षक तो जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। इसके लिए हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। बदनाम सिर्फ शिक्षक है, लेकिन इसमें लिप्त बहुत सारे लोग हैं। आखिर ईश्वर शिक्षक की वो अभिप्रेरणा कहाँ मरती है? उसका आदर्श शिक्षक किस जगह दम तोड़ता है, किन परिस्थितियों में दम तोड़ता है, कैसे वो अपने ऊपर आरोप लगवाने के लिए विवश होता है? ये परिस्थितियां प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? सोचिए, जो अधिगम प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। सामान्य लोग इसे समझते नहीं। शिक्षक को सोचते हैं कि वो यंत्र है, जहां जब जैसे चाहो वैसे चालू कर दो, लगा दो किसी काम में और फिर वापस आएगा, फिर पढ़ाने लगेगा, बच्चे को फिर वहीं से पकड़ लेगा, फिर पढ़ाने लगेगा। क्या तमाशा है भाई! शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यंत्र नहीं है बच्चा कि जहां पे छोड़ा वहीं से चालू कर लेंगे। शिक्षक भी यंत्र नहीं है कि जहां से उसने चलना बंद किया था वहीं से फिर चलने लगेगा। ये भ्रम है, इसको दूर करना पड़ेगा। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करता हूं कि आखिर शिक्षक क्यों अपने ऊपर ये बदनामी ले रहा है। उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें लड़कियों की आयु 6 से 14 वर्ष और लड़कों की आयु 6 से 12 वर्ष, ये वो अवस्था है जब शिक्षक
कक्षा 1 में आए हुए उत्साही बच्चे को शिक्षण कार्य कराना प्रारंभ कर और शिक्षण प्रक्रिया पूरे जोश, पूरे उत्साह से चल रही होती है। बीच में अचानक राष्ट्रीय दायित्वों के कुछ कर्तव्य आ जाते हैं। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय दायित्व है जो गरीबों की शिक्षा से भी बड़ा है? उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सब समझते हैं, सब जानते हैं। कारण हम गरीबों के शिक्षक हैं, उनके साथ कोई भी मजाक किया जा सकता है। हमें ऐसे कामों में लगा दिया जाता महीनों, लेकिन जब हम लौट के आते हैं, जब हम अपने बच्चे से अलग होते हैं, उस समय बहुत हम विवश होते हैं, बहुत उदास होके जाते हैं। बच्चा भी बहुत उदास हो जाता है। लौट के जब आते हैं तो वो बच्चा हमसे दूर जा चुका होता है। जिस परिस्थिति में उसको छोड़ के गए थे, जिस अधिगम स्तर पर छोड़ के गए थे, उससे बहुत दूर जा चुका होता है। हमारी मन स्थिति भी अब वो नहीं होती है जिसको हमने पहले परिस्थितियों में तैयार किया था। बच्चे को, खुद को तैयार किया था पढ़ाने के लिए, बच्चे को तैयार किया था पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए, 6 से 12 वर्ष की आयु जो है, ये सीखने के लिए गोल्डन एज है, स्वर्ण काल है। ये उत्तर बाल्यावस्था उत्पाती अवस्था कही जाती है, प्रारंभिक स्कूल अवस्था कही जाती है, गिरोह की अवस्था कही जाती है। पीयर लर्निंग का ये स्वर्णिम अवसर है जब वो समूह में सीखता है। स्कूल के पाठ्यक्रम और पाठ्येतर कौशलों को पूरे मनोयोग से सीखता है। उसके अंदर उपलब्धि प्रेरक अचीवमेंट ड्राइव बहुत अधिक होते हैं। शब्दावली का निर्माण कर रहा होता है, उच्चारण सीख रहा होता है, बड़े बड़े वाक्यों को तर्क संगत ढंग से कहना सीख रहा होता है। ये वो बाल्यावस्था है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसके संभाषण सामाजिक हो चुके होते हैं। जो उसके संभाषण अभी तक जो पहले होते हैं वो नितांत एकाकी होते हैं, आंतरिक होते हैं। अब वो सामाजिक हो चुके होते हैं, उसका सामाजिक विकास हो रहा होता है और उसके साथ खिलवाड़ भी हो रहा होता है। यही वो आयु है जिसमें बच्चे की मानसिक विकास 90% तक हो चुका होता है। धनात्मक मनोवृत्ति, शिक्षक की जो धनात्मक मनोवृत्ति है वो कैसे धीरे धीरे ऋणात्मक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो बहुत पूरे मनोयोग से सिखा रहा होता है, उसी समय एक झटके के साथ उसको अधिगम प्रक्रिया से, सीखने की प्रक्रिया से, विद्यालय से हटाकर गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। तो वो शिक्षक बहुत ही ऋणात्मक पुनर्बलन से प्रेरित हो जाता है। उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य मंद हो जाता है, उदास हो जाता है, नीरस हो जाता है वो इस प्रक्रिया से। लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते, कारण हम गरीबों के शिक्षक हैं। हम लौट के आएंगे फिर यंत्र की तरीके से चालू हो जाएंगे। बच्चा हमको वहीं मिलेगा क्या जहां हम छोड़ के जा रहे हैं? नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल वाले इसीलिए हमको चैलेंज करते रहते हैं। हमारा सीधे प्रतिस्पर्धा उनसे है जो हमसे कम योग्य हैं, जिनको हमसे कम मनोवैज्ञानिकता पता है बच्चों की, जिनके पास शिक्षण विधियां नहीं हैं, लेकिन उनके पास बच्चों से अलग होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो बच्चों से अलग नहीं होते हैं। प्रारंभिक स्फुरण होता है बच्चों में बाल्यावस्था में, और उस बाल्यावस्था में हमको बच्चों से अलग कर दिया जाता है। ये प्रारंभिक स्फुरण, उनके अंदर हाई मोटिवेशन, हाई इंटरेस्ट, सीखने के प्रति इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई लर्निंग पावर होती है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी कि जब चाहो तब खिलवाड़। आखिर हम कैसे अपने देश को विकसित बनाएंगे? कैसे विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं हम कि हमारी 70% से 80% आबादी, उनके बच्चे जिनके हम शिक्षक हैं,
उनके साथ आए दिन शिक्षा के नाम पे एक छदम छलावा है। आरोप कौन ले रहा है? शिक्षक। शिक्षक पढ़ा नहीं रहा, शिक्षक घूम रहा है। शिक्षक को मोटी तनख्वाह मिल रही है, अपने कर्तव्यों से विमुख है। कुछ शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी नियंत्रित करने का दायित्व जिन जिम्मेदार लोगों पर है वो उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ये विचार व्यक्तिगत हैं। यदि आपको भी लगता है कि यही आपके भी विचार हैं तो इन्हें अभिव्यक्त करें। जब तक अभिव्यक्त नहीं करेंगे, गरीबों की शिक्षा की आवाज़ कौन उठाएगा? सच में हमारे अंदर जुनून है पढ़ाने का, हम इसे मरने नहीं देना चाहते। हम अपने देश और समाज के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं। गरीबों के अभिभावक, गरीब बच्चों के अभिभावक हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम मक्कारी की तनख्वाह लेते हैं। हाय रे शिक्षक, भारत में गुरु के प्रति ऐसे विशेषण, इन्हें सुनकर तो मूर्छा आती है। नहीं चाहिए ऐसे विशेषण। हम अपने देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पूर्ण मनोयोग से तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। सरकारों से और जिम्मेदार लोगों से भी यही अपेक्षा है कि वो भी हमें पूर्ण मनोयोग से अधिगम की मनोवैज्ञानिकता को समझते हुए हमारी व्यवस्था को समझें और हमें अपनी पूरी योग्यता से शिक्षण कार्य करने दें। फिर हमारा मूल्यांकन किया जाए। हम तैयार हैं, हम सहस्र तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।